वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारी कौमी ज़िम्मेदारी तो क्या है ये डिटरमिन करने की, और उसके बाद हुकूमत से हम क्या तवक्कुआत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, एक तो मैं आपसे ये कह रहा था, नंबर एक ये कि पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह, हम और आप जिंदा हैं, और जो आपके नाजरीन हैं वो सब जिंदा हैं, हम पाकिस्तान को बचा लेंगे इंशाअल्लाह। डायरेक्शन ये होना चाहिए कि एक तो हम, आपने विकीलीक्स पिछले दिनों का पढ़ा होगा, बल्कि आज के जो और इन्फॉर्मेशन आई है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी गुफ्तगू के अंदर 2009-2010 के अंदर ये कहा है कि तुम हमारी एड के डिपेंडेंट हो, लिहाजा हमारी जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करो। ये कहा है उन्होंने कहा है कि तुम्हारी मॉनेटरी सिचुएशन बहुत कमज़ोर है, तुम हमारी कंसर्न्स को एड्रेस करो तो वो तुम्हारी से सही रहेगी। तो लिहाजा हम एड डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तीसरी बात मैं आपके सामने आजकल बार बार बहुत जगहों पर दोहरा रहा हूँ कि जो मुल्क 24 मिलियन टन गंदम पैदा करता है, जो सरप्लस है, वो मुल्क भूखा नहीं रह सकता। तीसरी बात। चौथी बात मैं ये कह रहा हूँ कि लीडरशिप को ये मिसाल देनी पड़ेगी कि पेट पर पत्थर बांधे। अवाम हमारी पेट पर पत्थर बांधे हुए है, ना उसको बिजली है, ना उसको पानी है, ना उसको परेशान है, वो पेट पर पत्थर बांधे हुए। लीडरशिप पेट पर पत्थर बांधे, ये अवाम उसके पीछे मजबूत तौर पर खड़ी हो जाएगी। मतलब ये 60-70 बिलियन डॉलर के डेफिसिट निकलेंगे कैसे? निकल जाएगा, ये इशू नहीं है। एक मुल्क दलदल है ना, नहीं दलदल है, IMF का अब जो हुआ सो हुआ, वर्ल्ड बैंक का दलदल, अमेरिका का दलदल, मतलब ये तो तोपों का रुख हमारी तरफ है ना। बिल्कुल सही, मगर जो हुआ सो हुआ, ये एक मुल्क के लिए 60-70 मिलियन डॉलर का बर्डन उतार देना कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आप ना टैक्स करते हैं अपने लोगों को, आपके रईस लोग, आपको मालूम है ये एस्टिमेट्स हैं कि आपके यहाँ चोरी का पैसा जो स्विस बैंक्स के अंदर है, लोगों के एस्टिमेट्स हैं कि वो 100-150 बिलियन डॉलर, इसका मतलब 150 बिलियन, इसका मतलब यहीं से गया ना भाई साहब, यहीं से गया ना। अगर चोरी का माल ना जाए तो हम 2-3 साल के अंदर एक थॉट आपसे शेयर करना चाह रहा था। 150 बिलियन तो वो है पैसा जो गया हुआ है यहाँ से। अच्छा, एक हमारा बहुत बड़ा सोर्स ओवरसीज पाकिस्तानी बैठा हुआ है, जिसके लिए कि कुछ माहिर माशियात से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही फिगर दी है कि 150 से 175 बिलियन डॉलर उनकी वर्थ है, उनकी प्रॉपर्टी, एसेट्स, उनकी सेविंग्स। और तो एक माहिर माशियात ने मुझसे ये कहा कि चाइना में जिस वक्त माओ ज़ेडुंग ने जब टेक ओवर किया था तो उनको पता था कि ओवरसीज चाइनीज़ बहुत हैं और फ्लरिश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स लानी थी, कदमों पे खड़ा करना था। तो सबसे पहला काम उसने ये किया था कि उस वक्त में फ्री जोन्स बना दिए थे कि आओ इन्वेस्ट करो, नो टैक्सेशन, नथिंग, ये वो कोई पूछेगा नहीं ये दौलत कहाँ से आई, कैसे आई, फलाना हुआ। तो वहां पे वो इंडस्ट्रियलिस्ट या इन्वेस्टर्स आते थे, उन्होंने ओवरसीज चाइनीज ने उस इकोनॉमी को खड़ा किया, और उसके बाद ये चलना। लेकिन उन्होंने पूरी, आपकी बात करता हूँ, उन्होंने पूरी रिस्पेक्ट दी अपने ओवरसीज चाइनीज को, पूरे हुकूक दिए। मैं यहाँ पे ये देखता हूँ, मेरे कम से कम 4-5 दोस्त जो ओवरसीज से आए थे, एक जज्बे से सरशार के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। डॉक्टर साहब 2-3 साल बाद वो यहाँ सब कुछ लुटू के, क्योंकि कहीं ब्यूरोक्रेसी उनसे हिस्सा मांगती है, कहीं सियासतदान, कहीं कुछ, वो सब अपनी पूंजियां लुटा के वापस चले गए और कान पकड़ के गए कि हम आइंदा नहीं आएंगे। मगर आपसे अर्ज करूँ, ये ब्यूरोक्रेसी से हटा लें इस बात को, इस वजह से हटा लें कि इंडिया तकरीबन सिमिलर ब्यूरोक्रेसी है, इंडिया और पाकिस्तान की। चेक एंड बैलेंस मगर होगा हाँ, मगर जब इंडिया में प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हुई ना, तो डिस्पाइट दैट ब्यूरोक्रेसी, इंडियन जो एक्सपैट्रिएट था उसने इंडिया में बेनतहा इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि वहां वो इकोनॉमी को कंट्रोल करने का और समझने का आदी है, वो सारा अपनी नो हाउ और नॉलेज यहाँ लेकर आया उसी इंडिया के अंदर। थाईलैंड में यही हुआ, अब श्रीलंका में यही हो रहा है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि निकलना बहुत आसान है, लिहाजा लेट्स बी कॉन्फिडेंट अबाउट पाकिस्तान। बात वहां से शुरू। तो इसका मतलब हमें या पॉलिसी साज यानी प्लानर्स नहीं, प्लानर्स की भी कोई कसर नहीं, और इकोनॉमिक्स चाहिए, लीडरशिप की कसर है। देखो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये जो मार्च ऑन एजुकेशन का जो सर्वे आया, उसने कहा कि जनाब 75 लाख बच्चे पाकिस्तान में स्कूल की छत नहीं देखेंगे हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब 25 लाख बच्चे मध्य प्रदेश में 2 साल में स्कूल में चले गए, स्कूल बिल्डिंग बनाई और पहुंचे। तो इसका मतलब कर सकते हैं। मार्च ऑन एजुकेशन ने कहा कि जनाब पैसे का इशू नहीं है, क्योंकि 40% पैसा फिर भी खर्च नहीं होता है, जो बजट में एलोकेट हो रहा है ना इतना सा, वो भी खर्च नहीं होता। दूसरी बात उसने बड़ी अहम कही, उसने कहा जी लीडरशिप का फुकदान है, सिर्फ लीडरशिप चाहिए, इस मुल्क को सिर्फ लीडरशिप चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा था, एक रोमांटिक बात है कि हम इस हुकूमत के पलरे में सब कुछ डालते हैं और डालना चाहिए हमें, मगर
अब क्या करेंगे? इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा? ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? वही तो पूछ देखो रहा ना, हूं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल स्टेप उठाएं। प्रैक्टिकल स्टेप क्या हो सकता है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रिजाइन करे, मिसाल के तौर पर कोई फलाना डिफेंस मिनिस्टर रिजाइन करे। मतलब लोगों को उम्मीद तो बंद है कि यार ये तो इनकॉम्पिटेंस थी, अब ये चेंजेस आएंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। मेरी तो उम्मीद भी नहीं बन रही कि जो लोग हैं वो वैसे ही बैठे हैं। कम से कम मुस्लिम लीग इस जमहूरियत का वो इज्जत रखे और नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करे कि इन हाउस चेंज तो करो, क्योंकि इलेक्शन 1.5 साल बाद है या 2 साल बाद है। ऑपोजिशन है क्या? ऑपोजिशन है ही नहीं, यानी ये सब ये रोल भी मीडिया प्ले कर रहा है। हाँ, आपने कभी सोचा कि एक हमारे पास असेंबली में इफेक्टिव ऑपोजिशन नहीं है और ये रोल भी मीडिया प्ले कर रहा है? मैं कहता हूं कि पीपल्स पार्टी का ही कोई कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर आ जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो, आपने कहा ना यकजहती का मुजाहरा करो, यकजहती तो मैं करूं, मगर कौम को मैसेज तो जाए ना। कौम को मैसेज जाता है कि नहीं, जो आग लग गई, अब हमने सारा सिस्टम बदल दिया, अब नहीं लगेगी। अच्छा, सिस्टम भी वही है। अच्छा, आखिरी 5-6 मिनट के प्रोग्राम के धरना आपका कराची का, हाँ जी, पिशावर का धरना, जो रिपोर्ट्स आई थी हमारे मीडिया के भी साथी थे, उन्होंने बड़ा कामयाब किया। कराची के लिए उन्होंने कहा बड़ा नरम किया। अच्छा, जी, हमारे कराची के लिए दोनों जगह उन्होंने कहा भाई 1.5-2 करोड़ का शहर है, लेकिन चंद लोग आए थे नहीं, चंद और खान साहब जब आए तो लोग आ गए थे, झंडे वंडे लहरा के, इमरान खान चले गए। नहीं, सुबह 9 बजे एक निजी टीवी चैनल ने लाइव कवरेज दी, गिलाफ वाली कुर्सियां सब खाली पड़ी हुई थी, 20 आदमी जो थे वो भी तितर बितर थे उधर। मैं बताऊं खान साहब ने कह रहा हूं कि क्रिटिसिज्म आया है, आपको बता रहा हूं। और एक और बड़ा है, उन्होंने कहा सैटरडे संडे का दिन चुना था और नेटी जेडी चुना था, जो मोटिव था उस दिन तो नेटो कंटेनर्स की छुट्टी होती है, वो तो उस दिन जाते ही नहीं। अब मेरी गुफ्तगू सुनिए, अब आप अपना वर्जन बताइए, क्योंकि ये एतराज़ात हैं आपके। नंबर 1, ट्रांसपोर्टर वालों के साथ, सबके साथ हमारी नेगोशिएशंस भी, और 2-3 उन्होंने कंटेनर्स और ट्रक सब कुछ बंद थे, सब कुछ बंद थे। एक दूसरे, धरना सिंबॉलिक था, लिहाजा हमने नेटी जेटी का पुल चुना था, आवाम के लिए भी आसान होता, बट हमने नेटो की सप्लाई लाइन सारी रोक दी थी। ठीक है ना। तीसरी बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ, खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर रात को इस बात का ऐलान कर दिया था कि घर जाओ, गर्मी बहुत सख्त है, कल 4 बजे दोबारा शुरू होगा, और वही हुआ। तो सुबह जिन लोगों ने 9 बजे लिया, वो खान साहब की एक तकरीर पहले दिन की 11 बजे की या 11:30 बजे की तकरीर देख लें, उसमें लोगों को कहा गया 3 बजे, खान साहब वहीं रहे, 3 बजे जनाब 4-5 हज़ार आदमी जब भी मौजूद थे, हैं। उसके बाद जब सुबह की तपती धूप आई तो लोग नाश्ते के लिए गए। सैटरडे तो वार्मेस्ट डे था कराची का, और वार में पिछले 20 साल का वार्मेस्ट डे था सैटरडे, है ना। तो लिहाजा मैं कहता हूं कि देखो, ये एक मोटिवेशन होता है लोगों के लिए, नहीं बहुत कामयाब। अच्छा, ये सिंबॉलिक है आपके लिहाज से, सिंबॉलिक था आपका मैसेज, आप समझते हैं पास ऑन हो? नहीं, हमने 2-3 चीजों का अहद किया उस दिन। अच्छा। और अब धरने में लोगों से बड़ी हमने कहा कि 7,000 जो वीजे इशू हुए थे, 7,500 वीजे को कैंसिल करो। ये 7,500 रेमंड डेविस पाकिस्तान में फिर रहे हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। हमने कहा जी ड्रोन स्ट्राइक्स के हवाले से ये हमारी डिमांड नहीं है, तुम्हारे पार्लियामेंट ने पास की, सही है ना। तो ड्रोन स्ट्राइक्स बंद कराओ। तुम्हारे पार्लियामेंट ने ये बात पास की है कि नेटो के सप्लाई रूट हम रोक देंगे अगर ड्रोन स्ट्राइक्स जारी रहे। हमने ये डिमांड रखी। चौथी डिमांड हमारी ये है, और मैं समझता हूँ कि जो मैं आपसे कह रहा था ना, एक तो रोमांटिक बात है कि हम सब इकट्ठा हैं और हम साथ हैं। हमने ये कहा कि हुकूमत, ये उसी सर्जन पर भरोसा कर रहे हो जो इनकॉम्पिटेंट है। हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत चेंज होनी चाहिए जमहूरी अंदाज से, चाहे ये इन हाउस चेंज हो, चाहे जिस अंदाज से। तो इलेक्शन प्रोसेस तो आपका वही है डॉक्टर साहब। नहीं तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा ऐसी लोग आ जाएंगे। आपको मालूम है, फिर हमारा वोटर आपको मालूम है 71-70 में पाकिस्तान टूटा है ना। तो हमारा ये कहना था, जब भी मैं समझता था कि जो मैंडेट पीपल्स पार्टी को मिला था वो वन पाकिस्तान का मिला था। दे कंटिन्यूड आफ्टर दैट। इस हुकूमत को जो मैंडेट मिला था, दे हैव ओवररन दैट मैंडेट। इनको जिम्मेदार, इनको डिलीवर नहीं कर पाए। अच्छा, लिहाजा इन हाउस चेंज करो। हम जमहूरियत के खिलाफ नहीं है। मैं बिल्कुल आपसे, अच्छा चलिए मिड टर्म इलेक्शन की बात कर लें। हाँ, करें, है ना। इमरान खान कुछ चेंज तो आए। अच्छा, इलेक्शन हुए, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो एक फरसूदा इलेक्शन सिस्टम हमारे यहाँ उस वक्त भी एग्जिस्ट करेगा जब आपके टर्म भी आ गए, पर्चियों में नहीं, पर्चियां डिब्बे में तो जरूर डलेंगी। नहीं भाई साहब, ये नहीं आएंगे, दूसरे आ जाएंगे, मगर माइंडसेट तो वही है। मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चेंज आ रही है जनाब। अगर आपने ये धरना कराची का देखा हो, मुझे ताज्जुब है आपने बात कही। नहीं, आपके ऊपर एतराज़ात हैं कुछ लोगों के, इसलिए मैंने, मगर वो लोग हमारे यहाँ मौजूद नहीं थे जब ये धरना चल रहा था। ये सुबह 9 बजे की तस्वीर और 10 बजे की तस्वीर, उस गर्मी में तो हमने खुद उसको कॉल ऑफ किया था कि भाई बहुत गर्मी है, चले जाओ फिर आ जाना। देखिए, आप अवाम को जब मोटिवेट करते हैं और लाते हैं तो धरना तो 200 आदमी भी कर लेंगे कि नेटो के ट्रक्स ना जाएं, मगर जब आप लोगों को मोटिवेट करते हैं तो उन तकरीरों से मोटिवेट करते हैं कि तुम आओ, तुम सुनो, हम पाकिस्तान बचाना चाहते हैं।
हम पाकिस्तान बचाना चाहते हैं, यकजहती का मुजाहरा करते हैं। बहुत सारी शिया सुन्नी वहाँ मौजूद थे, सारी प्रोविंसेस के लोग मौजूद थे, सब बहुत सारी पार्टीज के लोग मौजूद थे, तो वो यकजहती का मुजाहरा था। हुक्मरान जमात कोई नहीं मौजूद थी, हुक्मरान जमात को हमने इन्वाइट भी नहीं किया था, क्योंकि यही तो जिम्मेदार हैं इन सारी चीज़ों के, इनको बुलाकर हम क्या करेंगे। लिहाजा मैं आपके सामने एक और बात रख रहा हूँ, मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि ये अगर कौम क्या चाहती है, कौम ये चाहती है कि कोई शो ऑफ सेम्बलेंस हो कि भाई अब हालात हम ठीक कर लेंगे। कहीं कोई मैसेज आया? कोई मैसेज नहीं आया, बल्कि इन्होंने कहा जी सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, वो ऐसे आए थे वैसे आए थे, ये था वो था, धरना वाले जिम्मेदार थे। धरना वाले कैसे जिम्मेदार थे भाई? नहीं वो तो अच्छा, सारे बहाने किए गए। मगर मैं समझता हूँ कि एक इंटरनेशनल गेम है, इस इंटरनेशनल गेम में आपको बलूचिस्तान पर तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोस्ट लाइन अगर आपका ओपन हो गया या मफलूज हो गया तो बलूचिस्तान के अगर इंसर्जेंसी होगी तो आपके काबू में नहीं रहेगी। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, बिल्कुल आखिरी 2 मिनट प्रोग्राम के, लेकिन बिल्कुल ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है, क्योंकि इस वक्त हम 40% 2 तैयारों के तबाह होने की वजह से 40% सी सर्विलेंस हमारी मुतासिर हो गई है। सही। और ये वही हवाई जहाज थे जो इन इलाकों का सर्विलेंस किया करते थे। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए अब हम जाएंगे मुल्तान में धरना करेंगे, धरना एक पॉलिटिकल रैली प्रोटेस्ट के तौर पर, फिर हम लाहौर जाएंगे, फिर हम इस्लामाबाद जाएंगे, क्योंकि हम फोमेंट करना चाहते हैं चेंज। हम इस मुल्क के अंदर लीडरशिप संभालना चाहते हैं। हम गुलाम इस बात के नहीं है कि असेंबलीज 5 साल के लिए इलेक्ट हुई और रहें। हम कहते हैं कि इस असेंबलीज को खुद सदर डिसॉल्व करें, बिकॉज दीज आर इनकॉम्पिटेंट। कोई मसला बताओ, अंजुम रिजवी साहब, मैं आपसे कहता हूं कि इंस्टीट्यूशन तबाह हो गए, स्टील, वो तो आपके यहाँ बहस होती रहती है, स्टील मिल हो, PIA हो, सब कुछ तबाह हो गया। अब ये हमारे यहाँ सिक्योरिटी के एतबार से सारे मामला, कोई चीज़ अगर इम्प्रूव हुई है तो मैं कहता हूँ इस हुकूमत को 2 साल मजीद दें, अगर नहीं तो फिर ये खुद रिजाइन करें। इनको इतनी शर्म और हया होनी चाहिए। भूख बढ़ गई है, इफलास बढ़ गया है, लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, मगर इनके कान पर जूं तक नहीं रहती। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर जमहूरियत चलनी है तो इट रिक्वायर्स अ चेंज। डॉक्टर साहब, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर नेक्स्ट सिट इन धरना। और बिल्कुल सही आपने कहा, एक सिंबॉलिक था, पैगाम दूर दूर तक पहुंच गया। और जहां तक ये बात आई है, अंजुम भाई एक चीज मैं भूल रहा हूँ, वॉर ऑन टेरर से और अमेरिका की सपोर्ट से डिसोसिएट करना पड़ेगा, और पेट पर पत्थर बांध, पेट पे तो पत्थर आवाम ने बांधा हुआ है ना, अब लीडरशिप खवास को बांधना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, तो चाह रहा था कि और बातें करता, लेकिन अगली नशिस्त में इंशाल्लाह फिर आपसे बातें होंगी। और यकीनन आपने सही कहा है कि कहीं ना कहीं कोई तब्दीली जो है वो इम्कानात में आनी चाहिए। अगर डिलीवरेंस नहीं है तो या तो डिलीवरेंस करें, और नहीं है तो दूसरे को मौका दें। डॉक्टर साहब, वंस अगैन थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आरिफ अलवी से ये गुफ्तगू थी मेरी, बड़ा मुख्तसर सा वक्त रहा। अगली किसी नशिस्त में फिर बैठूंगा। डॉक्टर साहब से जब गुफ्तगू होती है तो मुझे वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं होता। चलते चलते इतना कह दूँ, डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि ये मुल्क जो गंदम दे रहा है ना आपको, ये भूखा नहीं छोड़ता। इसलिए कि एक सेकंड की स्टैटिस्टिक्स सुन लीजिए, पाकिस्तान दुनिया में गंदम पैदा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क है। पूरा बर्रे आज़म अफ्रीका में जितना गंदम पैदा होता है उतना सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब में पैदा होता है। पाकिस्तान दुनिया में राइस, चावल प्रोड्यूस करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान आड़ू की काश्त में 4थे नंबर पे है। पाकिस्तान डेयरी मिल्क प्रोड्यूस करने वाला 4था बड़ा मुल्क है। प्याज के हवाले से 5वां बड़ा मुल्क है। और अगर थर कोल के ज़खायर को शामिल कर लें तो कोल रिजर्व्स में दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। लीडरशिप नहीं है। ये मिट्टी, ये ज़मीन हमसे वफा कर रही है। ये मिट्टी हमसे वफा कर रही है। कुदरत हमें तमाम खजाने दे रही है। और चलते चलते ये भी कह दूं कि शुगर केन का भी सुन लीजिए, गन्ने की पैदावार में हम 6ठे नंबर पे हैं पूरी दुनिया में। आप इंसाइक्लोपीडिया उठा के देख लिए, नहीं है तो विकीपीडिया देख लीजिएगा कंप्यूटर पे गूगल करके, और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहीं से दे रहा हूँ। ये मिट्टी, ये कुदरत हम पे बहुत मेहरबान है। ये मिट्टी हमसे वफा कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस मिट्टी से बेवफाई के मुर्तकिब हो रहे हों। अरबाब इख्तियार से, अरबाब इख्तिदार से भी मेरा यही सवाल है कि कुछ तो डिलीवर कीजिए ताकि आवाम आपके पीछे खड़े हों, वरना किसी और को मौका दे दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।